नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई एंड अकेडमी में। और मैं हूं आपका दोस्त सुमित। दोस्तों, यहां पर भारत के अंदर उन 300 लोगों को सिटीजनशिप दे दी गई है जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत के अंदर आते हैं माइग्रेट करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से। और ऐसे में यहाँ पर ये जो कानून था 2019 के अंदर पास होता है और अब फाइनली 4 साल बाद जाकर यहाँ पर कुछ लोगों को सिटीजनशिप मिली है, यानी कि ग्राउंड पर ये कानून इंप्लीमेंट हो चुका है। तो देखते हैं दोस्तों पूरा मामला यहाँ पर आखिर क्या है। अगर यहाँ पर बात करें तो कहता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर 14 लोगों को सिटीजनशिप के सर्टिफिकेट जो है वो दे दिए हैं। इसके अलावा 300 लोगों को इन ऑल टोटल में यहाँ पर सिटीजनशिप जो है ग्रांट कर दी गई है। और ये जो सिटीजनशिप ग्रांट की गई है यहाँ पर, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो कानून पास होता है उसके तहत यहाँ पर ग्रांट की गई है। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या है, शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। दरअसल ये एक ऐसा कानून है जो कि 3 देशों से, भारत के पास जो आसपास जो 3 देश हैं, इसके अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहां से आने वाले ऐसे लोग जो कि हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट या फिर पारसी कम्युनिटीज से संबंध रखते हैं, ये जब भारत में आते हैं तो ऐसे में यहां पर इनको जो सिटीजनशिप देने का जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर देता है ये कानून। अब यहां पर कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन यहां पर है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जितने भी लोग भारत के अंदर आते हैं, पहली बात तो ये सब इन रिलीजन से संबंध रखने चाहिए। और आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको इस्लाम जो एज ए रिलीजन वो देखने को नहीं मिलता है। यानी इन देशों से अगर कोई व्यक्ति आता है और जिसका इस्लाम रिलीजन है और वो भारत के अंदर इस कानून के तहत सिटीजनशिप मांगता है तो उसको नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि ये कानून इस अजम्पशंस पर बना हुआ है, इस अजम्पशन के आधार पर है कि ये जितनी भी रिलीजन से आने वाले लोग हैं, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर एक माइनॉरिटी रिलीजन के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि इन तीनों देशों के अंदर आपको लार्जली इस्लाम प्रैक्टिस होता हुआ नजर आता है। और ऐसे में ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, इन देशों के अंदर आपको परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज देखने को मिलती हैं, यानी कि इनके ऊपर वहां पर कई प्रकार के अत्याचार और एक्सप्लॉयटेशन रिलीजन के नाम पर होते हैं। ऐसे में ये जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं इन देशों में, क्योंकि माइनॉरिटी में है और रिलीजियसली परसिक्यूटेड है, तो ये भारत के अंदर जब आती हैं तो यहां पर इनको सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 2019 के कानून के तहत। लेकिन कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये लोग 2014 से पहले भारत के अंदर आ चुके होने चाहिए। यानी कि जो लोग 2014 से पहले भारत के अंदर आए हैं उनको सिटीजनशिप यहां पर दी जाती है। ठीक है। अब अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि बेसिकली ये जो कानून है ये एक क्राइटेरिया रिलैक्स करता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिटीजनशिप यहां पर दे रहा है तो कोई और कंडीशन यहां पर नहीं है। सबसे पहली कंडीशन जो है, परसिक्यूटेड माइनॉरिटी जो 6 यहां पर रिलीजन नोटिफाई किए हैं उनमें होना चाहिए वो व्यक्ति। दूसरा, 2014 31 दिसंबर से पहले वो भारत के अंदर माइग्रेट करके आ चुका होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन यहां पर यह है कि यहां पर आपको जो सिटीजनशिप ग्रांट की जाती है वो बेसिकली नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के तहत की जाती है। दोस्तों, भारत के अंदर अगर कोई सिटीजन बनना चाहता है तो उसके भारत के अंदर सिटीजनशिप लेने के, सिटीजन बनने के आपको बेसिकली 5 तरीके देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको 4 बता देता हूं, 5वें का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले आप लेते हैं बर्थ से, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन से, उसके अलावा जब भारत किसी दूसरी कंट्री या दूसरी टेरिटरी को अक्वायर कर लेता है तो जब वहां पर अक्वायर कर लेगा तो वहां के लोग, उनको भी सिटीजनशिप दी जा सकती है। ठीक है। तो यहां पर एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी जो है वो आपको, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी है वो आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा नेचुरलाइजेशन एक तरीका है, यानी कि टोटल 4 तरीके हैं, बर्थ, रजिस्ट्रेशन, उसके अलावा टेरिटरी का इनकॉर्पोरेशन और फिर तीसरा यहां पर है नेचुरलाइजेशन, चौथा है नेचुरलाइजेशन। 5वां कौन सा तरीका है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो भारत के अंदर ये 5 तरीके हैं सिटीजनशिप लेने के, जिनमें से एक तरीका है नेचुरलाइजेशन। इस नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में अगर किसी व्यक्ति को भारत के अंदर सिटीजन बनना है तो वो चाहे दुनिया के किसी भी व्यक्ति, कोई भी कहीं पे भी किसी कोने में रहता हो, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं होती। बस मेन जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि भारत के अंदर 11 साल से भारत में रह रहा हो वो व्यक्ति, और उसके अलावा एज ए रेजिडेंट भारत में 11 साल से रह रहा हो। उसके अलावा आखिरी का जो 1 साल है वो उसमें भारत में कॉन्टिन्यूस रहा हो। यानी कि टोटल 12 साल उस व्यक्ति को भारत के अंदर बिताने पड़ेंगे, भारत से जुड़ा होना चाहिए वो व्यक्ति, तब उसको नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के तहत भारत के अंदर सिटीजनशिप मिल जाती है। तो नेचुरलाइजेशन से अगर किसी को सिटीजनशिप लेनी है तो 12 साल लगेंगे। लेकिन अगर आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को देखते हैं 2019 के, तो ये कानून ऐसी जो कम्युनिटीज हैं उनको सिटीजनशिप 12 साल नहीं
बल्कि 6 साल के अंदर दे देता है। तो एक तरह से ये प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर देता है, टाइम यहां पर आधा कर देता है और ऐसे लोगों को यहां पर सिटीजनशिप दे देता है। और यहां पर जो रिपोर्ट बताती है इंटेलिजेंस ब्यूरो की, इसने बताया था कि भाई लगभग 30,000 यहां पर बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। और अब अगर यहां पर देखें, क्योंकि अब यहां पर सिटीजनशिप जो कानून है इसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि मार्च के अंदर, अगर आपको याद होगा 2024 के अंदर ही, इसी साल मार्च में यहां पर सरकार ने 5 साल बाद जो रूल्स थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के, उसको इंप्लीमेंट किया था। तो 2019 में कानून पास होता है और जो उसके रूल है फाइनली 5 साल बाद यहां पर इंप्लीमेंट किए जाते हैं। हालांकि इन रूल्स को नोटिफाई करने की जो टाइमिंग है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई शायद इलेक्शन दौर जो चल रहा है, इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, इसलिए एक कानून जो 2019 में पास हुआ, 5 साल यहां पर उसके रूल्स को नोटिफाई करने में लगा दिया। तो यहां पर सरकार ने कहा था कि 5 साल और जो यहां पर जो 4 साल लगे हैं, बेसिकली 4 साल लगे, तो सरकार ने कहा ये जो 4 साल यहां पर लगे हैं ये इसलिए लगे हैं क्योंकि यहां पर रूल्स को डिसाइड किया जा रहा था, प्रोसेस जो था वो चल रहा था रूल्स बनाने का, इंप्लीमेंट करने का और उसको डिसाइड करने का किस तरह से रूल्स बनेंगे, क्या होगा। तो हालांकि मार्च में रूल्स नोटिफाई किए गए और अब फाइनली उन रूल्स के तहत यहां पर सिटीजनशिप दे दी गई है 300 लोगों को। अगर यहां पर बात करें तो कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यहां पर है कि जो भी पाकिस्तानी हिंदूज हैं, यहां पर ज्यादातर जो आपको सिटीजनशिप जिनको ग्रांट हुई है, ज्यादातर आपको इसके अंदर पाकिस्तानी हिंदूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगर यहां पर बात करें, पाकिस्तानी हिंदूज जो है ज्यादातर लीगल चैनल से भारत के अंदर आते हैं। जैसे कोई कुंभ के मेले के अंदर आया, कोई हरिद्वार के लिए आया, कोई अपना इलाज करवाने आया, तो ये लोग पाकिस्तान से अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर भारत के अंदर आते हैं, तो लीगल तरीके से आते हैं। तो ज्यादातर पाकिस्तानी हिंदू जो भारत में आते हैं वो ज्यादातर लीगल तरीके से आए और ये गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे एरिया में जाकर सेटल होते हैं। ऐसे में यहां पर पाकिस्तानी हिंदूज जो लीगल तरीके से आए, इनको यहां पर सिटीजनशिप ग्रांट करने में कोई खास समस्या यहां पर नहीं आती है। यहां पर लेकिन बताया गया है कि भाई ऐसे लोग जो कि यहां पर कुछ कम्युनिटीज है वेस्ट बंगाल के कम्युनिटीज जो कि यहां पर मटुआ नाम से जानी जाती है और नाम शूद्र नाम से जानी जाती है, ये वो कम्युनिटीज हैं जो बंगाल के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज आपको देखने को मिलती हैं और जो बंगाल से ओरिजिन रखती हैं और ये आसाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वहां के एनआरसी से ये एक्सक्लूडेड है। तो ये जो कम्युनिटीज हैं इन्होंने अप्लाई करा है सिटीजनशिप के लिए या नहीं करा, इसके ऊपर यहां पर अभी पूरी क्लियर कट चीजें सामने निकल कर नहीं आई है। अब अगर यहां पर बात करें, क्योंकि यहां पर ज्यादातर जो पाकिस्तानी हिंदूज हैं वो लीगल चैनल से भारत के अंदर आए हैं, ठीक है, तो ऐसे में इनके पास जो है अपना डॉक्यूमेंट होता है, तो इनको सिटीजनशिप लेने में आसानी होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो रूल है वो है कंट्री ऑफ ओरिजिन का। मतलब जो व्यक्ति भारत के अंदर सिटीजनशिप ले रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत, उसको ये दिखाना होगा कि वो किस कंट्री से उसका ओरिजिन है। तो ऐसे में उसके पास कोई एक डॉक्यूमेंट उस कंट्री का होना चाहिए ताकि वो सिटीजनशिप यहां पर ले सके। लेकिन यहां पर अगर बात करें, कुछ ऐसे लोग जो कि बांग्लादेश से आते हैं और ऐसे में यहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर जो आते हैं कुछ ऐसे लोग, ये ज्यादातर लोग आपको देखने को मिलेंगे वेस्ट बंगाल से जो आते हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऐसे लोग जो कि यहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर माइग्रेट करके आए, जैसे बांग्लादेश जो कि ईस्ट पाकिस्तान था, फिर बाद में बांग्लादेश से आए, तो ऐसे लोग जो वेस्ट बंगाल के एरिया में आए उनके पास डॉक्यूमेंट देखने को नहीं मिलता है, तो उनको फिर यहां पर सिटीजनशिप देने में समस्या आती है। तो पाकिस्तान से आए हुए जो हिंदूज हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो सिटीजनशिप देने में उनको आसानी है क्योंकि कंट्री ऑफ ओरिजिन वो दिखा देते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर जब आपको यहां पर सिटीजनशिप देने का मामला आता है तो वहां पर कंट्री ऑफ ओरिजिन दिखाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहां पर ऐसे लोग ज्यादातर विदाउट डॉक्यूमेंट यहां पर माइग्रेट करके आए हैं। और अगर यहां पर अगर बात करें हम, तो कहता है कि प्रोसीजर क्या फॉलो होता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, कि सिटीजनशिप आखिर दी कैसे जा रही है। तो यहां पर सबसे पहले अगर जिस भी व्यक्ति को सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है, तो कुछ कंडीशंस जहां पर दी गई हैं वो फॉलो अगर करता है व्यक्ति, जैसे 2014 से पहले आया, इन 3 कंट्री से आना चाहिए और परसिक्यूटेड माइनॉरिटी कम्युनिटी से आना चाहिए। इसके बाद वो सिटीजनशिप इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाता है, वेबसाइट पर, और इस पर अप्लाई करता है। और ऐसे में उसकी जो एप्लीकेशन है उसकी यहाँ पर स्क्रूटिनी होती है, यानी कि जांच पड़ताल की जाती है, एप्लीकेशन की डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखा जाता है। और ऐसे में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी जो होती है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ऑफिशियल अधिकारी के द्वारा इसको चेयर किया जाता है, यानी कि इसको हेड किया जाता है। ऐसी एक कमेटी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर, वो यहाँ पर इनके एप्लीकेशंस की स्क्रूटिनी यानी कि जांच पड़ताल करती है। और अभी तक इस पोर्टल के तहत टोटल 25,000 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। ठीक है, और भी आने की संभावना हो सकती है, लेकिन फिलहाल 25,000 एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे में यहां पर जब वेरिफिकेशन यहां पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तब यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है
ये यहाँ पर ओथ ऑफ एलिजेंस यानी कि शपथ दिलाती है भारत के प्रति लॉयल्टी की ऐसे लोगों को जो सिटीजनशिप यहाँ पर मांग रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर फिर फाइनल जो ऑथराइजेशन होता है सिटीजनशिप का, यानी कि सिटीजनशिप अल्टीमेटली जो ग्रांट की जाती है, फाइनली जो सिटीजनशिप दी जाती है, वो यहाँ पर देती है एक एम्पावर्ड कमिटी और इसको डायरेक्ट करते हैं सेंसस ऑपरेशन के यहाँ पर डायरेक्टर। ठीक है, तो फाइनल ऑथराइजेशन जो होता है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे एक एम्पावर्ड कमिटी के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से प्रोसेस यहाँ पर फॉलो होता है। तो ये था दोस्तों पूरा मामला। अब देखते हैं कि यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में और क्या चीजें निकल कर आती है, और जिन लोगों के पास यहाँ पर कंट्री ऑफ ओरिजिन दिखाने का कोई अपने पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनका यहाँ पर क्या होगा, क्या उनके लिए यहाँ पर कुछ अलग से रिलैक्सेशन या कोई अलग प्रोसीजर यहाँ पर बनाया जाएगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अनअकैडमी की तरफ से यहाँ पर एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया गया है और ये एक एनसीईआरटी बैच है। और याद रखेंगे, इससे ज्यादा लो प्राइस और हाई वैल्यू कोर्स आपने नहीं देखा होगा। ये कोर्स आपको 499 में देखने को मिलता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज के अंदर, यानी कि इतने में आपका एक जोमेटो और स्विगी से इससे ज्यादा का आपका एक ऑर्डर होता होगा। ऐसे में यहाँ पर ये कोर्स उन सभी दोस्तों को एनसीईआरटी कवर करवाएगा जो भी दोस्त यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना तो चाहते हैं, लेकिन अपना उनका दिमाग अभी तैयार नहीं हो पा रहा है कि आखिर यूपीएससी के अंदर पढ़ना क्या होता है, सब्जेक्ट्स में क्या क्या सीखना होता है, कैसे कैसे चीजों को अप्रोच करना होता है। तो अगर आप बिल्कुल अर्ली स्टेज में हैं, आपने अभी 12th पास की है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, और कॉलेज की पढ़ाई के साथ प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, या ये चेक करना चाहते हैं कि आखिर सब्जेक्ट में पढ़ना क्या होता है, पढ़ाते कैसे हैं, तब हम यहाँ पर तैयारी शुरू करेंगे। तो अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज लेने से बच रहे हैं और अभी सिर्फ देखना चाहते हैं कि आखिर यूपीएससी में होता क्या है, तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। सभी टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर आपको एनसीईआरटीज कवर करवाएंगे और हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज की जितनी नॉलेज है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, ये सभी सब्जेक्ट हिस्ट्री एनसीईआरटी के यहाँ पर एंड टू एंड कवर होंगे और आपको पता चलेगा कि भाई क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए करना होता है, क्या पढ़ना होता है। साथ में यहाँ पर आपके जितनी भी डाउट्स होंगे स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन को लेकर, उनको भी यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ने आए हैं तो सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। जो भी आपके डाउट होंगे, जनरल डाउट्स भी, उनको भी यहाँ पर पूछ सकते हैं आप। और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सेशन भी अगर बोलेंगे बच्चे स्ट्रेटेजी वगैरह के लिए, तो वो भी यहाँ पर हम रख सकते हैं, ऐसी कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। तो इस कोर्स के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं दोस्तों। कोड लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, SMK लाइव लगाकर कोड इस कोर्स के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आखिर यूपीएससी के अंदर शुरुआत कैसे आपको करनी है। सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लैरिटी के साथ समझ आएंगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस साल अनअकैडमी के रिकॉर्ड लेवल पर सिलेक्शन हुए हैं, इंक्लूडिंग AIR1। टॉप 10 के अंदर आपको यहाँ पर टॉप 4 जो है वो कैंडिडेट्स दिखने को मिलते हैं अनअकैडमी के लर्नर्स हैं। और ऐसे में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सभी प्रकार के कोर्सेज अनअकैडमी के आपको देखने को मिलते हैं, 15 महीने के, 18 महीने के, 24 महीने के और 30 महीने के। ये सभी कोर्सेज आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और अगर आपको यहाँ पर चाहिए कि ये जो प्राइसेस हैं आपके लिए कम हो जाए काफी, तो ऐसे में आप यहाँ पर 19 मई को होने वाला जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करके आप 90% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। जी हाँ, 90% तक आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और कई सारे गैजेट्स भी जीत सकते हैं। और ऐसे में आप अपने लिए यहाँ पर इन प्राइसेस को कम दाम पर आप एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों कोड लगाना होगा SMK लाइव, इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आप एनरोल करते हैं, ठीक है, किसी भी ईयर को टारगेट कर रहे हैं। और अगर आप स्पेसिफिकली 2025 को टारगेट कर रहे हैं या आपकी जानकारी में कोई भी दोस्त है और वो कोर्स ढूंढ रहा है 2025 के लिए, तो उसको आप बता सकते हैं कि आरंभ बैच शुरू हो रहा है, जो कि एक बाइलिंगुअल बैच है। सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर तैयारी करवाएंगे, जिसके अंदर आपको एनरोल करना है तो कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव। और यहाँ पर आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। एक एजुकेटर की क्लास में एनरोल करके सभी एजुकेटर्स की क्लासेस आप देख सकते हैं। तो इस तरह से टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस का भी एक्सेस आपको मिलता है। तो ऐसे में आप एनरोल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर ऑप्शनल के भी बैचेस शुरू हो चुके हैं, इनमें से किसी बैच के अंदर भी एनरोल करना है दोस्तों, तो कोड लगाना होगा SMK लाइव। SMK लाइव कोड लगाते ही आपको यहाँ पर डिस्काउंट इन कोर्सेज के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, NCERT जो बैच है इसको फिर से एक बार देख लेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, बताएंगे कि भाई इससे कम टाइम के अंदर और इससे कम प्राइस के अंदर आपको जो NCERT है वो इस क्वालिटी लेवल पर आपको शायद ही कहीं और मिलेगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।